दार्जिलिंग, वो जगह जहाँ सूरज की पहली किरण कंचनजंगा को छूती है और हवाओं में चाय की मिठास घुली होती है, जहाँ हर एक कॉर्नर पर एक नई कहानी छुपी है। दार्जिलिंग इज नॉट जस्ट अ डेस्टिनेशन, इट्स एन इमोशन फॉर एवरी ट्रैवलर। तो क्या आप भी दार्जिलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कहाँ जाना चाहिए, क्या देखना चाहिए और अपनी ट्रिप को बजट में कैसे मैनेज कर सकते हैं, और दार्जिलिंग आने का बेस्ट रूट कौन सा है? ये वीडियो आपके सारे सवालों का जवाब है। 3 दिन और 2 रात की एक परफेक्ट आइटिनरी जो दार्जिलिंग के हर एक आइकॉनिक स्पॉट को कवर करेगी, टाइगर हिल के मैजिकल सनराइज से लेकर टॉय ट्रेन की राइड और ऑथेंटिक दार्जिलिंग टी के मजे तक, प्लस बहुत सारी ट्रैवल टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एडवेंचर को इन द क्वींस ऑफ हिल्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि दार्जिलिंग में हम कैसे आ सकते हैं। दार्जिलिंग आने के यहाँ पे 3 तरीके हैं। आप फ्लाइट से आ सकते हैं, ट्रेन से आ सकते हैं या फिर रोड के थ्रू आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है दार्जिलिंग का, जो कि सिर्फ 70 किलोमीटर दूरी पर है। तो एयरपोर्ट से आप शेयरिंग टैक्सी करके आ सकते हैं, जिसकी कॉस्ट आपको 300 से 400 रुपीज पड़ेगी। और अगर आप चाहते हैं प्राइवेट कैब से आना तो उसकी कॉस्ट आपको 2500 से लेके 3000 तक पड़ सकती है। तो अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है दार्जिलिंग से। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के लिए आपको हर कहीं से ट्रेन देखने को मिल जाएंगी और इसे गेटवे ऑफ वेस्ट बंगाल भी कहा जाता है। आप दार्जिलिंग की टॉय ट्रेन से भी दार्जिलिंग जा सकते हो इस स्टेशन से, लेकिन इस जर्नी में आपको 7 घंटे लग जाएंगे। रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट शेयरिंग टैक्सी करके यहाँ पर दार्जिलिंग जा सकते हो, जिसकी कॉस्ट आपको 200 से 300 पड़ेगी। तो कुछ इस टाइप से आप दार्जिलिंग आ सकते हो। तो बात करते हैं कि दार्जिलिंग में अपना फर्स्ट डे कैसे स्पेंड करना चाहिए। तो दोस्तों, होटल में चेक इन करने के बाद मैं सबसे पहले विजिट करता हूँ यहाँ पर चौरास्ता एंड मॉल रोड। ये दार्जिलिंग का दिल एंड परफेक्ट स्पॉट है अपने फर्स्ट डे को स्पेंड करने के लिए। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यही विजिट करते हैं और यहाँ पर कुछ ना कुछ इवेंट चलते ही रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, अभी भी एक इवेंट चल ही रहा है यहाँ पे। अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आप यहाँ आकर अच्छे से रिलैक्स कर सकते हो और दार्जिलिंग टी को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉपिंग्स के लिए शॉप्स देखने को मिल जाएंगी। लोकल स्नैक्स, स्टीम मोमोज एंड हॉट टी आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। और सबसे फेमस है यहाँ पे होप ग्लेनरी बेकरी। ये बेकरी भी है और रेस्टोरेंट भी। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉनिक रेस्टोरेंट है दार्जिलिंग में और बेस्ट इंस्टा स्पॉट भी। ये रेस्टोरेंट 1885 में ओपन हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि ये रेस्टोरेंट कितना ज्यादा पुराना है। तो अगर आप मॉल रोड पर घूम रहे हो तो इस रेस्टोरेंट में चेक इन करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मैं यहाँ पर कुछ स्नैक्स खाकर निकल लेता हूँ अपनी अगली लोकेशन पर, जो कि है महाकाल टेम्पल। ये टेम्पल मॉल रोड से बस 280 मीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ पर पैदल ही आ सकते हो। ये एक स्पिरिचुअल स्पॉट है जहाँ हिंदू और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन का एक सुंदर मेल देखने को मिलता है। यहाँ के पीस और पॉजिटिव वाइब को फील करना एक यूनिक एक्सपीरियंस है। यहाँ आने के लिए आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, लेकिन बिलीव मी गाइस, वर्थ इट है यहाँ आना। ये टेम्पल मॉर्निंग में 6 बजे ओपन हो जाता है और शाम को 7 बजे तक बंद होता है, तो इस बीच में आप कभी भी आ सकते हो महाकाल के दर्शन करने के लिए। जैसे कि आप देख ही सकते हो कि ये मंदिर कितना ज्यादा सुंदर है यहाँ पर, और कितने कलरफुल फ्लैग्स लगे हुए हैं जो कि आपको फोटोग्राफी करने पे मजबूर कर देगा। तो भगवान महाकाल के दर्शन करने के बाद मैं निकल लेता हूँ यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी हिल को एक्सप्लोर करने के लिए, जो कि महाकाल टेम्पल से बस 800 मीटर की दूरी पर है, जहाँ पर भी आप पैदल ही आ सकते हो। इस हिल से आपको कंचनजंगा का एक आइकॉनिक व्यू देखने को मिलता है एंड यहाँ से आप पूरा दार्जिलिंग भी देख सकते हो। यहाँ पर आकर मुझे काफी सुकून और रिलैक्स फील हुआ, और जब हाथ में दार्जिलिंग की चाय, तो क्या ही बात है फिर। तो ये भी एक बहुत अच्छी टूरिस्ट लोकेशन है विजिट करने के लिए। अब यहाँ पर रात हो चुकी थी, तो मैं चौरास्ता से होते हुए होटल जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में यहाँ पर एक इवेंट होता हुआ दिखा। तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे थोड़ा डांस कर लेता हूँ लोकल्स के साथ। लेकिन डांस करने में मैं यहाँ भूल ही गया कि आज रात मुझे जल्दी सोना है, क्योंकि कल तो दोस्तों हमें हेवन देखने जाना है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये है हमारा सेकेंड डे इन दार्जिलिंग। डे 2 की शुरुआत हुई बहुत जल्दी, सुबह 3:30 पर, क्योंकि हमें जाना है टाइगर हिल्स का सनराइज देखने। ये दार्जिलिंग की ट्रिप का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन बिलीव मी, ये अर्ली वेकअप कॉल वर्थ है।
टाइगर हिल फेमस है कंचनजंगा के स्टनिंग सनराइज व्यू के लिए। अगर आप लकी रहे तो माउंट एवरेस्ट की एक झलक भी मिल सकती है। यहाँ का एनवायरनमेंट फुल ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। और यहाँ आने की एंट्री कॉस्ट 50 रुपीज पर पर्सन है एंड शेयरिंग कैब का चार्ज 150 रुपीज, जो कि आपको रिटर्न भी लाकर छोड़ते हैं। और बेस्ट है कि यहाँ पर आप 4 बजे तक पहुँच जाओ एक अच्छे स्पॉट के लिए। और जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि कितनी ज्यादा भीड़ आई हुई है ये सनराइज व्यू को देखने के लिए, तो आप इससे समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा पॉपुलर स्पॉट है दार्जिलिंग में विजिट करने के लिए। टाइगर हिल में सूरज का उगना एक जादुई पल जैसा लगता है, जब कंचनजंगा की चोटियां सुनहरी रोशनी में चमक उठती हैं और पूरे आसमान को रंगों में भर देती हैं। ऐसा दृश्य दिल को छू जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और हमारा सनराइज यहाँ पे हो चुका है। और मैं इतना ज़्यादा लकी था कि मेरी पहली दार्जिलिंग ट्रिप पर ही मुझे ये हेवन जैसा व्यू देखने को मिल गया। बहुत सारे टूरिस्ट की ये कंप्लेन होती है कि वो जब भी टाइगर हिल पर आते हैं तो उन्हें ये व्यू देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि पूरे साल में बस 1-2 महीने ही होते हैं जिसमें ऐसा व्यू आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रैवल गाइड पसंद आ रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इस टाइप की वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहें। अपनी लाइफ का बेस्ट सनराइज देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली टूरिस्ट प्लेस पर, जो कि है बतासिया लूप। बतासिया लूप जो एक आइकॉनिक स्पॉट है, यह एक स्पिरल रेलवे लूप है जहाँ से आपको 360 व्यू देखने को मिलता है। दार्जिलिंग के लश वैली और माउंटेन्स के साथ यह एक वॉर मेमोरियल भी है जो गोरखा सोल्जर के ऑनर में बनाया गया है। यहाँ पर एंट्री फीस सिर्फ 20 रुपीज है और यह स्पॉट मॉर्निंग में विजिट करने के लिए परफेक्ट है। और ये भी एक बेस्ट स्पॉट है फोटोज क्लिक करने के लिए। और यहाँ से एक बहुत ही शानदार सिटी व्यू देखने को मिलेगा। और गजब की बात तो यह है कि यहाँ पर टॉय ट्रेन भी रुकती है, तो आप बहुत सारी फोटोज क्लिक कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पर टॉय ट्रेन की टाइमिंग डालकर रखी हुई है कि कब ट्रेन यहाँ पर आकर रुकती है, तो आप इस टाइमिंग को नोट कर सकते हो और इस टाइम पर बतासिया लूप घूमने को आ सकते हो और टॉय ट्रेन के साथ बहुत सारी फोटोज ले सकते हो। और दोस्तों, ये बतासिया लूप बॉलीवुड के रोमांच से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है, जैसे कि मैं हूं ना, बर्फी, हमराज और भी बहुत सारी पॉपुलर मूवीज की शूटिंग यहाँ पर की गई है। तो बतासिया लूप को बाय बाय बोलकर मैं निकल लेता हूँ अपनी अगली लोकेशन पर, जो कि है घूम मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री बस 2.3 किलोमीटर है बतासिया लूप से। दार्जिलिंग की खूबसूरती के बीच एक ऐसी जगह है जो शांति और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। ये मोनेस्ट्री ना सिर्फ दार्जिलिंग की ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री में से एक है, बल्कि बुद्धिज्म के डीप कल्चर हेरिटेज का एक इम्पोर्टेंट सिंबल भी है। जैसे ही आप घूम मोनेस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, आपको कलरफुल प्रेयर व्हील्स दिखते हैं, जिसे घुमाकर लोग अपने मन की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये व्हील्स पर लिखे गए मंत्र एक यूनिक स्पिरिचुअल एनर्जी क्रिएट करते हैं। अगर आप दार्जिलिंग घूमने आए हैं तो घूम मोनेस्ट्री एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको ना सिर्फ एक रिच कल्चर एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बल्कि शांति और सुकून का एक अनमोल एहसास भी होगा। घूम मोनेस्ट्री में शांति लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली लोकेशन पर, जो कि है टॉय ट्रेन राइड। दार्जिलिंग का एक एक्सपीरियंस जो कि किसी ड्रीम राइड से कम नहीं लगता, वो है आइकॉनिक टॉय ट्रेन का सफर। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल ये ट्रेन सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक टाइम ट्रेवल जैसा फील देता है। जैसे ही छोटी सी ये स्टीम इंजन वाली ट्रेन चलती है, आपको एक नॉस्टैल्जिक वाइब महसूस होती है। स्लोपिंग हिल्स, टी गार्डन और कलरफुल हाउसेस के बीच से गुजरती हुई ये ट्रेन एक अलग ही दुनिया का एहसास करवाती है। ये ट्रेन राइड ना सिर्फ एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बल्कि एक ना भूलने वाली मेमोरी बन जाती है। तो दार्जिलिंग की ये टॉय ट्रेन राइड को तो बिल्कुल ही मिस नहीं करना है। तो अब बात करते हैं टिकट प्राइसेस का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये ट्रेन में 2 टाइप के इंजन यूज किए जाते हैं। एक है डीजल वाला और दूसरा है स्टीम। यहाँ पर डीजल इंजन का प्राइस 1000 रुपीज है और स्टीम का 1500 रुपीज। ये थोड़ा सा महंगा है क्योंकि स्टीम इंजन एक विंटेज एक्सपीरियंस है और लगभग 2 आवर्स की ये राउंड ट्रिप होने वाली है, जो कि 14 किलोमीटर में कवर होती है। और ये राइड यहाँ पर मॉर्निंग में 9:25 से चालू होती है, जो कि दोपहर में 3:45 तक चलती है। तो इस टाइम के बीच में आप कभी भी टॉय ट्रेन की राइड लेने के लिए आ सकते हो। और यहाँ पर आप ये ट्रेन की टिकट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हो। अगर आपको ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करना है तो आप IRCTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हो।
तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि दार्जिलिंग में ये घूम रेलवे स्टेशन इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसकी हाइट 2258 मीटर है और ये पूरी दुनिया का 14 नंबर का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। बहुत खूबसूरत ट्रेन के सफर के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली लोकेशन पर, जो कि है हैप्पी वैली टी गार्डन। ये टी गार्डन दार्जिलिंग के ओल्डेस्ट टी स्टेट्स में से एक है। यहाँ की लश ग्रीनरी एकदम अलग ही वाइब देती है। टी गार्डन का एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है टी प्रोडक्शन प्रोसेस। हैप्पी वैली टी गार्डन का अपना फैक्ट्री है, जहाँ आपको टी बनाने का पूरा प्रोसेस देखने का मौका मिलेगा। यहाँ से बनाई गई टी पूरी दुनिया भर में फेमस है। ये टी गार्डन दार्जिलिंग के सिटी से थोड़ा दूर है, लेकिन जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको यहाँ मिलता है ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ एंटायर वैली। दार्जिलिंग की हिल्स और टी गार्डन का पैरानोमिक व्यू आपको एक पीसफुल एंड रिफ्रेशिंग फील देता है। इस टी गार्डन में घूमना कम्प्लीटली फ्री है, लेकिन आप देखना चाहते हो कि टी कैसे बनती है तो आप इसकी फैक्ट्री में जा सकते हो और देख सकते हो कि टी कैसे बनती है, जिसका चार्ज है 100 रुपीज। तो दार्जिलिंग की ऑथेंटिक चाय पीने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, जो कि है जैपनीज पीस पगोड़ा। दार्जिलिंग के शानदार हिल्स में एक ऐसी जगह है जहाँ शांति और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। ये पगोड़ा ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, बल्कि एक सिंबल है पीस और हार्मोनी का, जो दार्जिलिंग के डाइवर्स कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। पगोडा की आर्किटेक्चर एक यूनिक जापानीज स्टाइल में है और इसकी क्लीन सिंपल लाइंस और वाइट बॉल्स आपको एक फीलिंग ऑफ काम्स देती हैं। जिस तरह से पगोडा हिल साइड पर सिचुएटेड है, उससे यहाँ के व्यूज और भी मेस्मराइजिंग हो जाते हैं। यहाँ से आप दार्जिलिंग के वैलीज टी गार्डन और स्नो कैप्ड कंचनजंगा माउंटेन रेंज का ब्रेथ टेकिंग व्यू एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ के प्रेयर फ्लैग्स एक परफेक्ट ब्लेंड ऑफ नेचर और स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है दार्जिलिंग की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करने के लिए और बहुत अच्छी फोटोज लेने के लिए। तो दोस्तों, बहुत देर से मैं दार्जिलिंग की रोडों पर घूम रहा हूँ। अब वक्त है दार्जिलिंग की हवाओं को देखने का। तो चलो अब चलते हैं दार्जिलिंग रोपवे एक्सप्लोर करने के लिए। दार्जिलिंग की हाइट को एक्सप्लोर करने का सबसे थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है केबल कार राइड, जो आपको क्लाउड्स के बीच एक मिसमराइजिंग जर्नी पर ले जाता है। ये राइड नेचर की ब्यूटी और एडवेंचर का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। जैसे ही आप केबल कार के कैबिन में इंटर करते हैं, एक्साइटमेंट एंड थ्रिल दोनों एक साथ शुरू हो जाता है। कैबिन के विंडो से आपको 360 डिग्री व्यू मिलता है, जो इस राइड को और भी स्पेशल बना देता है। दार्जिलिंग की केबल कार राइड सिर्फ एक जर्नी नहीं, बल्कि एक एडवेंचर है जो आपको नेचर के और करीब ले जाता है। और दोस्तों, जैसे कि आप ये स्कूल को देख सकते हो, यहाँ पर शाहरुख खान की मूवी मैं हूं ना की शूटिंग हुई थी और इस स्कूल का नाम है सेंट पॉल्स स्कूल। इस लोकेशन को देखकर आपको शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के वो अनफॉरगेटेबल सीन्स याद आ जाएंगे। उस टाइम का मैजिक अभी भी यहाँ पर महसूस होता है। तो अगर आप स्टनिंग व्यूज और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो ये राइड एक मस्ट ट्राई एक्टिविटी है। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 260 रुपीज पर पर्सन टिकट है एंड इसका ओपनिंग टाइम मॉर्निंग में 10 बजे एंड क्लोजिंग टाइम शाम को 4 बजे तक है। तो इस बीच में आप केबल कार की राइड करने के लिए कभी भी आ सकते हैं। और दोस्तों, एक बात का आप यहाँ पर जरूर ख्याल रखें कि जब भी आप रोपवे के लिए यहाँ पर आए तो बहुत सारा टाइम भी लेकर आए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 से 4 घंटे आराम से लगने वाले हैं इस राइड पर। क्योंकि इस राइड पर हमेशा ही बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम होता है। इस राइड पर जाने के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ती है और आने के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है। मेरा नंबर यहाँ पर पूरे 3 घंटे बाद आया था, लेकिन मुझे ये बागड़ बिल्ला मिल गया था, तो मेरा टाइम कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और दोस्तों, यहाँ पर आकर आप टी गार्डन भी विजिट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टी गार्डन भी बहुत खूबसूरत है। अगर आप हैप्पी वैली टी गार्डन नहीं गए तो आप यहाँ पर रोपवे में आकर टी गार्डन का भी मजा ले सकते हो। तो दोस्तों, बादलों की सैर करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, जो की है क्लॉक टावर। दार्जिलिंग की हिस्टोरिकल चार्म को फील करना हो तो एक मस्ट विजिट स्पॉट है क्लॉक टावर। ये लैंडमार्क ना सिर्फ सिटी के सेंटर में है, बल्कि दार्जिलिंग की रिच कॉलोनियल हिस्ट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्रैंड डिजाइन और आर्किटेक्चर आपको एक टाइम मशीन का एक्सपीरियंस देता है, जहां पास्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट फ्यूजन होता है। क्लॉक टावर की बिल्डिंग एक क्लासिक ब्रिटिश स्टाइल में बनाई गई है और क्लॉक टावर के आसपास का एरिया भी काफी लाइवली है। यहाँ के नैरो लाइंस और बसलिंग मार्केट आपको दार्जिलिंग की
डेली लाइफ का एक वाइब्रेंट व्यू देता है। लोकल शॉप्स, स्ट्रीट फूड और बसलिंग क्राउड सब कुछ यहाँ एक ही फ्रेम में मिलता है। तो इस स्पॉट पर भी आप बहुत कूल फोटोज ले सकते हो इंस्टाग्राम के लिए। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह होता है कि होटल कौन से एरिया में बुक करें। तो चलो आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। सबसे पहला और मोस्ट पॉपुलर एरिया है मॉल रोड। यहाँ रहना काफी कन्वीनियंट होता है क्योंकि सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पर होता है। कैफेज, रेस्टोरेंट और शॉप। प्लस मॉल रोड के होटल्स में एक क्लासिक वाइब होती है। अगर आपको टूरिस्ट वाइब पसंद है तो ये एरिया परफेक्ट है। नहीं तो और भी पॉपुलर एरियाज हैं जैसे कि गांधी रोड और चौरस्ता। तो आप इस एरिया में भी होटल्स बुक कर सकते हो जो कि काफी बढ़िया रेट पर आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस टाइप से आप दार्जिलिंग में 3 डे 2 नाइट घूम सकते हो। अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको यहाँ पर 3 नाइट और 4 डेज रिकमेंड करूंगा, जिसमें आप बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर दार्जिलिंग को एक्सप्लोर कर सकते हो। मेरे हिसाब से 2 नाइट का प्लान थोड़ा कम पड़ जाता है दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। दोस्तों दार्जिलिंग सिर्फ अपनी ब्यूटीफुल व्यूज और टॉय ट्रेन के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि यहाँ का लोकल फूड भी एकदम यूनिक एंड फ्लेवरफुल है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि दार्जिलिंग की ट्रिप पर आपको कौन कौन सी डिशेस ट्राई करनी है। दार्जिलिंग के मोमोज का तो अलग ही मजा है। सॉफ्ट स्टीम डम्पलिंग आपको ये हर कॉर्नर पर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एक टिप है कि आप मोमोज को रोड साइड स्टॉल्स पर ही ट्राई करें फॉर ऑथेंटिक टेस्ट। दूसरी हमारी बेस्ट डिश है यहाँ पर थुक्का। अगर आपको ठंडी में गर्मा गर्म और कंफर्टिंग डिश चाहिए तो थुक्का बेस्ट है। ये एक तिब्बतन नूडल सूप है जो कि चिकन या वेजी के साथ सर्व किया जाता है। मॉल रोड के कुछ कैफेज हैं जहां पर आपको इसका टेस्ट ऑथेंटिक मिल जाएगा। चुरपी ये एक यूनिक लोकल स्नैक है जो हार्ड चीज से बनता है और ये आपको सिर्फ दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। चर्पी को चबाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसका फ्लेवर एकदम यूनिक है। प्लस इट्स अ ग्रेट स्नैक फॉर ट्रैकिंग। अगली डिश है हमारी सेल रोटी। सेल रोटी एक नेपाली डिश है जो कि राइस के आटे से बनती है और इसका टेक्सचर क्रिस्पी और टेस्ट स्लाइटली स्वीट होता है। इसका मजा चाय के साथ लेना मत भूलना। ये रोड साइड वेंडर्स या लोकल्स कैफे में जरूर ट्राई करना। और अगली डिश है हमारी आलू दम विद सेल रोटी। दार्जिलिंग का स्पेशल कॉम्बो स्पाइसी नेपाली स्टाइल आलू दम और क्रिस्पी सेल रोटी जो आपको मॉल रोड के स्टॉल्स में इजीली मिल जाएगा। अफोर्डेबल भी है और बहुत डिलीशियस भी। ये थे दार्जिलिंग के मस्ट ट्राई लोकल डिशेज जो आपके ट्रिप को एकदम फ्लेवरफुल बनाएंगे। आप इनमें से क्या ट्राई करने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मेरी यहाँ पर आपको एक टिप है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फिर 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर स्कूटी रेंट कर लो। और जितनी भी ये मैंने लोकेशंस बताई हैं आप काफ़ी अच्छे से स्कूटी से कवर कर सकते हो। दार्जिलिंग में अगर आपको स्कूटी रेंट करनी है तो 600 से 800 के बीच में आपको आराम से मिल जाएगी पर डे के लिए। मैं खुद एक सोलो ट्रैवलर हूँ तो मैं हमेशा यहाँ पर स्कूटी रेंट करता हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं दार्जिलिंग ट्रिप के बजट की। यहाँ पर 2 नाइट्स 3 डे का बजट काफी पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है अगर आप अपनी ट्रिप को अच्छे से प्लान करते हैं। तो यहाँ पर आपको होटल्स आराम से 1000 रुपीज से लेके 1200 पर पर्सन देखने को मिल जाती हैं। सोलो ट्रेवलर्स के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे हॉस्टल्स भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों दार्जिलिंग की इस ट्रिप पे आपका खर्चा होने वाला है 8 से 10,000 रुपए पर पर्सन अगर आप बहुत अच्छे से अपनी ट्रिप को प्लान करेंगे। मैं अपने खुद के खर्चे की बात करूँ तो मैं यहाँ पे सोलो ट्रैवलिंग कर रहा था तो मेरा बस 7,500 रुपीज खर्च हुआ है। ये थी एक छोटी सी झलक दार्जिलिंग की, पर असली मजा तब आएगा जब आप खुद ये सफर करोगे। तो दोस्तों फिर मैं मिलता हूँ आपसे एक और मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस और खुश रहिए, खुशियाँ फैलाते रहिए।